नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था समता के अधिकार के बारे में। समता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। उस अनुच्छेद के बाद अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 को बैकबोन यानी कि संविधान की रीढ़ की हड्डी भी बोला गया है। तो सीधा प्रश्न तो यही बनता है कि संविधान की रीढ़ की हड्डी किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहली स्वतंत्रता हमारी क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलना या पूछना, किसी के सामने अपनी बात रखना, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, मीडिया, ये सब चीजें हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। दूसरी चीज सभा, यानी कि हमें किसी भी सभा करने का अधिकार है, एक जगह पर एकत्र होकर के अपनी बात रखने का अधिकार है। तीसरा संगठन, यानी कि हम किसी भी एक संगठन या ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर सकते हैं, इसके लिए हमें पूरी छूट है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। चौथा संचरण, संचरण का मतलब होता है घूमना, मतलब हमें अपने देश में कहीं भी घूमने का अधिकार है, कोई रोक टोक नहीं है। मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं तो मैं किसी भी राज्य या किसी भी यूनियन टेरिटरी में घूमने जा सकता हूं। निवास और बसने यानी रहने की स्वतंत्रता, मतलब मैं किसी भी राज्य में जाकर के रह सकता हूं। माना कि मैं दिल्ली का निवासी हूं तो मुझे पश्चिम बंगाल या राज्य या यूनियन टेरिटरी में रहने का अधिकार है। छठा संपत्ति, देखिए संपत्ति के अधिकार को मैंने पहले ही बताया था कि अब संपत्ति के अधिकार को हमारे मौलिक अधिकार से हटा करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और वो अनुच्छेद 301A में रखा गया है। छठा तो हो गया संपत्ति, ये अब हटा दिया गया है। और सातवां हमारा अधिकार है वो व्यापार का अधिकार है कि मतलब मैं एक राज्य से दूसरे राज्य में या पूरे देश में कहीं भी जाकर के अपने व्यापार को बढ़ा सकता हूं या एक नया व्यापार शुरू कर सकता हूं। लेकिन इसमें थोड़ा सा लिमिटेशंस हैं। देखिएगा लिमिटेशंस किस बात की हैं? एकता और अखंडता, यानी आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को दूषित करे। राष्ट्रीय सुरक्षा पर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं आपकी बोलने से, आपकी बात से, तो भी वहां पर इन मौलिक अधिकारों का लिमिटेशन किया गया है। ठीक है, आप कोर्ट का अवमानना नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर कोर्ट ने आपको कोई आदेश दिया है तो उस कोर्ट की अवमानना आप अपने मौलिक अधिकारों का उल्लेख करके नहीं कर सकते हैं। विदेशी संबंधों में अगर दरार आ रही है आपकी किसी भी इस प्रकार की मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता से, तो उसे भी वहां पर लिमिटेड कर दिया गया है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 में आपको दोष सिद्धि में संरक्षण प्राप्त है। चलिए इसमें देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको, ये दोष सिद्धि में संरक्षण है क्या। मान लीजिए आपने कोई अपराध अभी किया है 2022 में, ठीक है, और आपका दोष सिद्ध होता है 2026 में, तो आपको जब सजा मिलेगी तो वो 2022 के अपराध के अकॉर्डिंग मिलेगी। मान लीजिए इस समय सजा है आपके अपराध की 3 महीने जेल और 2026 में वही आपके अपराध की सजा है 9 महीने की जेल। लेकिन आपने अपराध 2022 में किया था तो आपको 2026 में भी जो सजा मिलेगी वो 2022 के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। एक अपराध की एक ही सजा आपको मिल सकती है, यानी कि आपने अगर कोई भी अपराध चोरी की है तो उस चोरी की अगर सजा आप 3 महीने काट चुके हैं तो ऐसा नहीं है कि उस अपराध की आपको दोबारा फिर से सजा मिले, एक अपराध की एक सजा। हाँ, तीसरी चीज, आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं, यानी कि कोर्ट में अगर आपको और कोई सबूत नहीं पेश किया जा रहा है आपके खिलाफ तो आपकी खुद के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं होगी। ये इसलिए किया गया कि जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पुलिस रिमांड में रखा गया है और पुलिस ने आपसे जोर जबरदस्ती करके, आपके साथ मारपीट करके या आपको किसी भी तरीके से प्रताड़ित करके आपसे बयान ले लिया, आपने खुद के विरुद्ध गवाही दे दी कि हां मैंने ये गुनाह किया है, लेकिन वास्तव में हो सकता है आपने वो गुनाह ना किया हो। तो फिर अदालत में अगर आपके खिलाफ और कोई सबूत नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही, आपके विरुद्ध गवाही के खिलाफ या उसके बिना पर आपको कोई सजा नहीं मिल सकती है। तो खुद के विरुद्ध गवाही आप नहीं दे सकते। अनुच्छेद 21 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 21 में हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है और इसमें हमारा निजता के अधिकारों का भी
उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 का, अगर अनुच्छेद 21 का के बारे में बात करें तो इसे हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, और ये हमारा जो संविधान संशोधन हुआ था वो 2002 में हुआ था। और शिक्षा का अधिकार, मतलब कि इस अनुच्छेद में हमारा शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 में हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 22 में कुछ हमें गिरफ्तारी से संरक्षण और उससे छूट मिली हुई है। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी अपराध के लिए पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ये आपका मौलिक अधिकार है। आप अपनी पसंद का वकील रख सकते हैं, यह भी इसी अनुच्छेद में कहा गया है। अब देख लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 में हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। किसकी बात की गई है? शोषण के विरुद्ध अधिकार की। तो अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में कहा गया है तस्करी, दुर्व्यवहार ये अपराध हैं। तस्करी मानव की हो या किसी विशेष पशुओं की, ये अपराध कहा गया है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है? बंधुआ मजदूर, बेगारी। बंधुआ मजदूर का कहने का मतलब यह है कि आप किसी को जबरदस्ती या कम पैसे देकर उससे काम नहीं करवा सकते हैं। बलात् श्रम में भी वही बात की गई है। बलात् श्रम मतलब होता है बल से श्रम, मतलब बिना इच्छा के, आप किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23(1) के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 23(1) में कहा गया है राष्ट्रहित आपातकाल में अनुच्छेद 23 प्रभावी नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चलिए मान लेते हैं कि हमारा किसी दूसरे देश के साथ युद्ध छिड़ गया, राष्ट्रीय आपात लग गया। अब सैनिकों की जरूरत है, सैनिकों की जरूरत है, तो अब किसी आम नागरिक को अगर सैनिक के कार्य में लगाया जा रहा है, तब आप अपने मौलिक अधिकारों का उल्लेख करके वहां पर उससे नहीं हट सकते पीछे। आपने बोल दिया कि आप मेरी इच्छा के विरुद्ध काम करवा रहे हैं, भाई उस समय तो राष्ट्रहित की बात है ना, उस समय आपको वो काम करना ही करना पड़ेगा। अनुच्छेद 24 में देखते हैं क्या कहा गया है। अनुच्छेद 24 में बाल नियोजन पर प्रतिबंध की बात की गई है, यानी कि आप 14 साल से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते हैं। जैसे कोई कारखाना है या खदान है या खतरनाक उद्योग, पटाखा उद्योग वगैरह है, इन सब में आपको 14 साल से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं रख सकते हैं। और हाल ही में अगर डेटा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे काम करते हैं वो कालीन उद्योग में काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। अब आगे आने वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, धन्यवाद।